11 अगस्त 2023 के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से पूरे देश भर के बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती से बाहर हो चुके हैं। जिन 3 पॉइंट्स को आधार बनाते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को अमान्य घोषित किया है, अगर इन 3 कमियों को दूर करते हुए केंद्र सरकार का शिक्षा मंत्रालय और एनसीटी कोई एक नया नियम गजट के तौर पर प्रस्तुत करे तो क्या भविष्य में जाकर के बीएड को पुनः सही से शामिल किया जा सकता है। साथ ही साथ दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट कि ऐसे अभ्यर्थी जो कि 2018 में एनसीटी के इस गजट को देख करके बीएड किए हुए थे और आज 2023 है, यानी इन 5 सालों में जो अभ्यर्थी इस गजट नोटिफिकेशन को देख करके बीएड किए हुए थे, क्या इनके लिए कोई ऐसा कानून बनाया जा सकता है कि चूंकि इन्होंने एनसीटी को ध्यान में रख करके ही बीएड किया था, तो क्या इनको फिर से प्राथमिक के लिए मान्य किया जा सकता है कोई भी नियमों को नया नियम बना करके। ये दूसरे पॉइंट की बात करेंगे। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट कि शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची में शामिल है, यानी कि केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों को भी अपना नियम बनाने का अधिकार है। तो क्या कोई एक राज्य सरकार अपनी इस शक्तियों का प्रयोग करते हुए एनसीटी के इस नोटिफिकेशन के रद्द होने के बावजूद भी अपनी शक्ति के आधार पर क्या बीएड को प्राथमिक में शामिल कर सकता है? इन सभी तमाम मुद्दों पर डिटेल में बात करेंगे, वो भी फैक्ट्स के साथ। अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बात करते हैं कि कोई नया नियम बनाने के संदर्भ में क्या कुछ प्रक्रिया होगी और क्या उसकी वैलिडिटी हो सकती है। देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो 3 प्रमुख पॉइंट बताया है जिसकी वजह से बीएड को अमान्य घोषित किया गया है, जिसमें पहला महत्वपूर्ण पॉइंट उन्होंने पेडागोजिकल अप्रोच को बताया है, यानी कि शिक्षण विधा की बात की है कि जो बच्चों को पढ़ाने की विधा होनी चाहिए वो डीएलएड के पास है, ना कि बीएड के पास। और चूंकि 6 माह का जो ब्रिज कोर्स कराया जा रहा है वो इनको नियुक्ति देने के बाद कराया जा रहा है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप किसी एक व्यक्ति को डीएम बना दे रहे हैं और बाद में वो आईएएस क्लियर कर रहा है, क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? उन्होंने अपने जब ये बहस चल रही थी उस समय ये बात तर्क दिया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है, तो पहला तो पेडागोजिकल अप्रोच की बात की गई है, जिसके संदर्भ में एनसीटी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने मीडिया से बात करते हुए इस बात को स्वीकारा कि जो 4 स्टेजेस बताए गए हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में, जिसमें पहला फाउंडेशनल है, दूसरा प्रिपरेटरी, तीसरा मिडिल और चौथा सेकेंडरी, तो चारों स्टेजेस के लिए जो शिक्षण विधा है वो सबके लिए अलग अलग है। यानी कि वो भी मान रहे हैं कि पेडागोजिकल अप्रोच अलग अलग होता है और इस वजह से कहीं ना कहीं जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसे एनसीटी मानने के लिए बाध्य है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट सर्वोपरि है। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया पेडागोजिकल अप्रोच जिसके आधार पर बीएड को अमान्य घोषित किया गया। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण जो उन्होंने बताया था वो ये बताया था कि जो आर्टिकल 21A है जिसके अंतर्गत 6 से 14 साल के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा का प्रावधान आरटी एक्ट 2009 कर रहा है, इसमें आर्टिकल 21A जो कि उनका मौलिक अधिकार की बात करता है और मौलिक अधिकार वो भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात। और यहाँ पर पेडागोजिकल अप्रोच चूंकि बीएड के पास नहीं है इसलिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा 6 से 14 साल के बच्चों को नहीं मिल पा रही है, इसलिए उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था और इसलिए बीएड को बाहर किया गया। और तीसरा महत्वपूर्ण कारण जो उनके द्वारा बताया गया है वो कानून बनाने की प्रक्रिया को गलत पाया, यानी 28 जून 2018 का जो गजट नोटिफिकेशन था जिस कानून के अंतर्गत बनाया गया वो कानून बनाने की प्रक्रिया गलत थी। यानी पहला और दूसरा पॉइंट एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ये पेडागोजी की वजह से ही उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, बच्चों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। तो क्या ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है? पहला और दूसरा पॉइंट जो मैंने आपको बताया वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं जिस पर एक साथ हम लोग चर्चा करेंगे। और तीसरा पॉइंट जो नियम बनाने की प्रक्रिया गलत थी उसके अंतर्गत अगर शिक्षा मंत्रालय और एनसीटी सही से नियमों को ठीक ढंग से अगर बनाता है तो क्या बीएड को शामिल किया जा सकता है। नियम बनाने का जो व्याख्या दिया गया है वो आरटी एक्ट 2009 में दिया गया है। आरटी एक्ट का धारा 23 का उपधारा 2 केंद्र सरकार को की शक्तियों को सीमित करता है कि केंद्र सरकार पर्टिकुलर किसी एक ही राज्य में अगर न्यूनतम अर्हता से संबंधित पर्याप्त संख्या नहीं है, यानी डीएलएड की संख्या पर्याप्त नहीं है, तो केंद्र सरकार उस पर्टिकुलर राज्य की सिफारिश के आधार पर एनसीटी से अप्रूवल लेकर के अधिकतम 5 सालों के लिए वहां पर नियमों में शिथिलता बरत सकता है, यानी कि बीएड को अलाउ कर सकता है। यानी कि केंद्र सरकार की शक्तियां सिर्फ पर्टिकुलर किसी एक राज्य तक सीमित है, ना कि पूरे देश तक। और आर्टिकल इस धारा के 23वें धारा के पॉइंट 1 की अगर बात करें तो ये एनसीटी को शक्ति देता है कि एनसीटी इस प्रकार की न्यूनतम अर्हता से संबंधित कोई भी कानून बना सकता है, लेकिन ये कोई भी कानून अपने मन मर्जी से नहीं बना सकता। इसके लिए एनसीटी एक्ट 1993 में कुछ प्रावधान किए गए हैं।
इस एक्ट के अध्याय 3 में 12वां पॉइंट मेंशन किया गया है। इसका क वाला पॉइंट ध्यान से पढ़िए। अध्यापक शिक्षा के विभिन्न पहलुओं के संबंध में सर्वेक्षण और अध्ययन कर सकेगी और उसका परिणाम प्रकाशित कर सकेगी। ध्यान से समझिएगा, सर्वेक्षण की बात की गई है, यानी सर्वे की बात की गई है। यानी कि कोई भी नया कानून अगर बनाने जा रही है एनसीटी, तो सबसे पहले एक कमेटी बनानी होगी। उस कमेटी के समक्ष इस प्रपोजल को रखा जाएगा और इसके बारे में कमेटी, जो एक्सपर्ट कमेटी होगी, वो अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी। उस सिफारिशों के आधार पर सभी राज्यों को अवगत कराना होगा। देखिए ध्यान से क्या लिखा गया, परिणाम को प्रकाशित करना होगा, यानी सभी राज्यों को इसके बारे में सूचना देनी होगी और सभी राज्यों की सलाह मशवरा के बाद ही, अगर सभी राज्य एग्री हैं, तब इस कानून को बनाया जा सकता है। मतलब कि सभी की सलाह, सभी की रजामंदी के बाद ही ये कानून एग्जिस्टेंस में आ सकता है। अब मान लीजिए कि सभी राज्यों को इससे अवगत नहीं कराया गया और फिर से कोई नया कानून बना दिया गया, तो यही मामला तो अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट से निस्तारित हुआ है। अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटी से पूछा कि क्या आपने इस प्रकार की कोई कमेटी बनाई थी, एक्सपर्ट कमेटी। उन्होंने ऐसे कैजुअली बोल दिया कि हाँ, इस प्रकार की कमेटी बनाई गई थी। लेकिन जो बीएसटीसी के वकील थे, उन्होंने एक आरटीआई का जवाब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसमें एनसीटी ने यह जवाब दिया था कि एनसीटी के 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन को जारी करने से पहले कोई भी कमेटी नहीं बनाई गई थी। यानी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो एनसीटी के वकील थे, वो गलत डेटा प्रस्तुत कर रहे थे और आरटीआई के जवाब के आधार पर यह साबित हो गया कि इस प्रकार की कोई कमेटी बनी ही नहीं थी। तो जब तक आप कमेटी नहीं बनाएंगे, क्योंकि एक बार चूंकि इस प्रकार की प्रक्रिया से एनसीटी झेल चुका है, तो अब इस प्रकार की गलती नहीं करेगा। वो एक्सपर्ट कमेटी बनाएगा, उसके बाद से सभी राज्यों में क्या कुछ हुआ उसका प्रकाशन भी करना होगा। यानी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर क्या, कब, कैसे हुआ, उस सबकी प्रक्रिया को डालना होगा और साथ ही साथ सभी राज्यों की क्या सिफारिशें थी, उनकी क्या मंजूरी थी या नहीं थी, सब कुछ प्रकाशित करना होगा। सब कुछ पब्लिक डोमेन में होना चाहिए। किसी पर्टिकुलर चैम्बर में बैठ करके इस प्रकार का कोई भी कानून नहीं बन सकता। तो सीधे से मतलब ये समझिए कि आज जो भी राज्य बीएड को अलाउ नहीं कर रहे हैं, जैसे कि आप राजस्थान का उदाहरण ले लीजिए, तो ऐसे राज्य उस समय भी मना करेंगे। तो उस कंडीशन में जब तक सभी राज्यों की रजामंदी नहीं होगी, तब तक इस प्रकार का एनसीटी चाहकर भी कानून नहीं बना सकता, क्योंकि ये सर्वे कराना और सभी राज्यों से इसके संबंध में सलाह मशवरा करना, ये उसके एक्ट में लिखा गया है। इसी की तो एक तरीके से अवहेलना ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पाया, जिसकी वजह से अभी जो गजट नोटिफिकेशन रद्द किया गया है, यही प्रमुख कारण था। यानी कि नियम के अंतर्गत तो किया जा सकता है, लेकिन नियम यह कहता है कि सभी को साथ लेकर के उसके सलाह मशवरा के आधार पर ही होगा। अगर सभी राज्य तैयार हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर बीएड को पुनः शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन इसके लिए जरूरी यह है कि सभी राज्य रजामंद होने चाहिए। अब दूसरा जो पॉइंट है कि शिक्षा चूंकि समवर्ती सूची में शामिल है, तो इस वजह से राज्य सरकार को भी अधिकार है कि वो अगर चाहे तो बीएड को शामिल कर सकती है। नियम कानून बनाने का अधिकार उसको भी है। तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? देखिए, समवर्ती सूची का मतलब ये होता है कि राज्य और केंद्र दोनों को अधिकार है, लेकिन अगर कोई इस प्रकार का विरोध उत्पन्न होता है तो केंद्र सरकार का फैसला अंतिम एवं सर्वमान्य माना जाएगा। अब देखिए, शिक्षा समवर्ती सूची में शामिल है। मान लीजिए यहां पर ये स्टेट की पावर है और यहां पर मान लीजिए कि ये सेंटर की पावर है। सेंटर ने अपने पावर का प्रयोग करते हुए एनसीटी को ऑथराइज कर दिया है कि आप इसमें कानून बनाइएगा। यानी कि सेंटर की पावर किसके पास चली गई? एनसीटी के पास चली गई। और ये एनसीटी की पावर कैसे जा रही है? आरटीई एक्ट 2009 के धारा 23 के उपधारा 1 के अंतर्गत, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, केंद्र सरकार ने ऑथराइज कर रखा है एनसीटी को। यानी सेंटर की सारी शक्तियां किसके पास है? एनसीटी के पास, कि एनसीटी अपना कानून बनाएगी शिक्षा के क्षेत्र में। अब मान लीजिए कि कोई भी स्टेट अपने स्तर पर बीएड को शामिल करने जा रही है, तो यहां पर कॉन्ट्राडिक्शन होगा। कॉन्ट्राडिक्शन कैसे होगा कि चूंकि सेंटर ने जिसको पावर दे रखा है एनसीटी को, और एनसीटी चूंकि बीएड को अलाउ नहीं कर पा रही है, क्योंकि इससे भी ऊपर जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने इनके इस नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है। इसलिए अब सेंटर का यह कहना है कि हम बीएड को अलाउ नहीं कर पाएंगे, और स्टेट मान लीजिए जबरदस्ती बीएड को अलाउ कर रही है, तो उस कंडीशन में सेंटर और स्टेट में कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। और समवर्ती सूची में शामिल होने के वजह से अगर किसी भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के नियमों में कॉन्ट्राडिक्शन होता है, तो अंतिम एवं सर्वमान्य जो फैसला होगा वो केंद्र का माना जाता है। और चूंकि केंद्र का फैसला एनसीटी से आएगा और एनसीटी का ये नोटिफिकेशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया है, यानी एनसीटी ये कह रही है कि बीएड पात्र नहीं है, तो चाहकर भी स्टेट गवर्नमेंट बीएड को अलाउ नहीं कर सकता। लेकिन एक रास्ता है जिसके माध्यम से अगर राज्य सरकार बिल्कुल अड़ जाए कि नहीं, मुझे शामिल करना ही है एनी हाउ बीएड को, भले ही केंद्र सरकार इसको अलाउ नहीं करे, भले ही सुप्रीम कोर्ट इसको अलाउ नहीं करे, बावजूद इसके राज्य के पास एक ऐसा रास्ता है जिसके माध्यम से वह बीएड को अलाउ कर सकता है। कैसे? ध्यान से समझिएगा। आरटी एक्ट का धारा 23 का उपधारा 2 केंद्र सरकार को यह अधिकार देता है
कि अगर किसी पर्टिकुलर एक राज्य में अगर न्यूनतम आहारता से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान करने वाली पर्याप्त संख्या नहीं है, यानी डीएलएड के कॉलेज पर्याप्त नहीं है, साथ ही साथ पर्याप्त न्यूनतम आहारता रखने वाले शिक्षक नहीं हैं, तो उस कंडीशन में केंद्र सरकार एनसीटी से अप्रूवल लेकर के वहां पर बीएड को अलाउ कर सकती है, यानी कि अपेक्षित न्यूनतम आहारताओं को 5 साल से अधिक के लिए 5 साल से अधिक ना हो, इसके लिए विनिर्दिष्ट कर सकती है। ठीक है, यानी शिथिलता बरत सकती है, सीधा सा मतलब ये हुआ, यानी वहां पर बीएड अलाउ हो सकता है। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है कि राज्य सरकार सबसे पहले सिफारिश करेगी केंद्र सरकार को, और केंद्र सरकार सिफारिश करेगी एनसीटी को, एनसीटी अप्रूवल देगी, तब जाकर के वहां पर पर्टिकुलर उस राज्य में बीएड अलाउ होगा। लेकिन ये अधिकतम 5 साल तक के लिए हो सकता है। अब ये अधिकतम 5 साल का मतलब ऐसा नहीं है कि 5 साल ही, ये मैक्सिमम लिमिट है 5 साल। मतलब कहने का मतलब, जैसे आप यूपी का कंडीशन समझिए, 2011 में जब यहां पर 72,825 शिक्षकों की भर्ती आई, उसके बाद से 2012 में विधानसभा चुनाव होते हैं और सरकार बदल जाती है, तो उस समय जो तत्कालीन सरकार थी, उन्होंने ये पाया कि 72,825 पदों को भरने के लिए डीएलएड की संख्या पर्याप्त नहीं थी। उस समय बीटीसी के नाम से जाना जाता था। तो उन्होंने केंद्र सरकार से सिफारिश किया कि आप यहां पर बीएड को अलाउ कर दीजिए। केंद्र सरकार ने एनसीटी से अप्रूवल लेकर के ये पूरा फैसला दे दिया कि हाँ, बीएड को आप अलाउ कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर 72,825 शिक्षक भर्ती में 2012 में जो कंप्लीट हुई थी, मतलब आई थी, उसमें बीएड को अलाउ किया गया था। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अब चूंकि यूपी में एक बार इनको अलाउ किया जा चुका है, यानी कि ये अधिकतम 5 वाला जो मामला है उत्तर प्रदेश में कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद से आप देखेंगे तो कभी भी उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती में बीएड को अलाउ नहीं किया गया। इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए यूपी में अलाउ किया गया था। अब यहां पर राज्य सरकार खेल कैसे कर सकती है, ध्यान से समझिएगा। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर एक्चुअल में संख्या पर्याप्त नहीं है, तब तो इस शक्ति का प्रयोग करना ही पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए राज्य सरकार एकदम अड़ जाए कि नहीं, मुझे करना ही है, और मान लीजिए कि किसी भी राज्य में पर्टिकुलर किसी भी राज्य का मैं उदाहरण ले रहा हूं कि 10,000 पोस्ट पर वहां पर प्राथमिक में भर्ती आई, वहां पर डीएलएड की संख्या मान लीजिए कि 25,000 है, डीएलएड की संख्या मान लीजिए 25,000 है। अब 25,000 से 10,000 पदों को भरना है, लेकिन राज्य सरकार अड़ जाए इस बात के लिए कि नहीं, मुझे योग्य शिक्षक चाहिए, और चूंकि यहां पर कंपटीशन एक सीट के लिए मात्र 2.5 है, और मैं ये चाहता हूं, मतलब कि एज ए स्टेट गवर्नमेंट मैं ये चाहता हूं कि जो कंपटीशन का लेवल रहे, एक सीट पर कम से कम 10 अभ्यर्थी फाइट करें, तो उस कंडीशन में राज्य सरकार कैसे भी करके ये घोषित कर देगी कि हमारे पास डीएलएड की संख्या 25,000 जो कि पर्याप्त नहीं है 10,000 को भरने के लिए, क्योंकि हमें कंपटीशन का लेवल एक सीट पर 10 चाहिए। उस कंडीशन में राज्य सरकार केंद्र सरकार से सिफारिश कर सकती है, और केंद्र सरकार एनसीटी से अप्रूवल लेकर के इस प्रकार का मौका दे सकती है। यानी कि राज्य सरकार चाहकर इसमें खेल कर सकती है, यानी राज्य सरकार की मंशा पर यह डिपेंड करेगा कि क्या वाकई वो बीएड को शामिल करना चाहती है या फिर डीएलएड को ही रखना चाहती है। तो यहां पर कुल मिलाकर के यह है कि चूंकि यहां पर जो पर्याप्त संख्या की बात की गई है वो डिफाइन नहीं है। अब कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए एक सीट के सापेक्ष अगर 2 अभ्यर्थी फाइट कर रहे हैं तो यह संख्या पर्याप्त मानी जाएगी। एक सीट के सापेक्ष मान लीजिए 3 अभ्यर्थी फाइट कर रहे हैं, यह पर्याप्त मानी जाएगी। एक सीट के सापेक्ष 10 फाइट कर रहे हैं, यह पर्याप्त मानी जाएगी। ये चीजें यहां पर डिफाइन नहीं है, इस वजह से राज्य सरकार अपने मन मर्जी तरीके से इस पूरे दूसरे वाले पॉइंट को अपने हिसाब से डिफाइन कर सकती है, और इसको कोई कोर्ट में चैलेंज भी नहीं कर पाएगा। इस वजह से, क्योंकि चूंकि यहां पर पर्याप्त संख्या डिफाइन नहीं है, इसलिए राज्य सरकार अगर यह तर्क दे दे कि हम योग्य शिक्षक चाहते हैं, उसलिए हम यहां पर बीएड को अलाउ करना चाहते हैं, तो चूंकि यहां पर इस प्रकार का कोई भी बाउंडेशन नहीं है, इसलिए बीएड को यहां पर अलाउ किया जा सकता है। लेकिन यह सिर्फ उसी राज्य में होगा जहां पर अब तक बीएड को एक बार भी मौका नहीं मिला है। ठीक है, लेकिन उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में चूंकि बीएड को एक बार मौका मिल चुका है, तो इसलिए यहां पर यह वाला मामला नहीं लागू होगा। अब आते हैं 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आपके, कि चूंकि 2018 के इस नोटिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए ही जो 2018 से 2023 तक के अभ्यर्थी बीएड किए हुए हैं, तो क्यों ना उनको अलाउ करने के लिए केंद्र सरकार का शिक्षा मंत्रालय और एनसीटी कुछ इस प्रकार का कानून बनाए। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? और इसी से जुड़ा हुआ है पहले वाले 2 पॉइंट मैंने जो आपको बताए थे, जो कि पेडागोजिकल अप्रोच, जो कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बीएड के पास नहीं है, और दूसरा 21(1) के अंतर्गत जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। तो चूंकि ये तीनों मामले एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। कैसे? अगर 2018 से 2023 तक जो अभ्यर्थी बीएड किए हुए हैं, अगर पहले उनको ब्रिज कोर्स करा दिया जाए, ध्यान से समझिए मैं क्या बोल रहा हूं, अगर एक ऐसा गजट नोटिफिकेशन निकाल दिया जाए जो कि 2018 से 2023 तक के बीएड अभ्यर्थियों के लिए पहले ब्रिज कोर्स का इंतजाम कर दे, तो उस कंडीशन में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कि
चूंकि इनके पास पेडागोजिकल अप्रोच नहीं है, अब इनके पास पेडागोजिकल अप्रोच आ जाएगा, क्योंकि शिक्षक भर्ती में शामिल होने से पहले ये ब्रिज कोर्स कर पा रहे हैं और उस कंडीशन में उनका मौलिक अधिकार का भी हनन नहीं होगा। तो उस कंडीशन में अगर इस प्रकार से क्या प्रेयर करके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से कोई ऑर्डर कराया जा सकता है कि 2018 से लेकर के 2023 के बीच बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को कोई स्टार्टिंग में ही, यानी भर्ती में शामिल होने से पहले ही ब्रिज कोर्स करा करके उनको शिक्षक भर्ती के लिए अलाउ कर दिया जाए। चलिए इस पर बात कर लेते हैं। देखिए यहां पर अगर इस प्रकार का कुछ मामला आता है, पहले तो ये इसके बहुत कठिन रास्ते हैं, इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। पहले बात कर लेते हैं कि अगर इस प्रकार का कोई मामला आता है तो बीएड ही बीएड के अगेंस्ट में खड़ा हो जाएगा। कैसे, ध्यान से समझिएगा। 2023 के बाद जो बीएड में एडमिशन लेगा या फिर 2018 से पहले जो बीएड में एडमिशन लिए हुए हैं वो फिर कोर्ट चले जाएंगे कि हमने भी वही बीएड का कोर्स कर रखा है और इन्होंने भी वही बीएड को कर रखा है, तो क्यों ना हमें भी आप ब्रिज कोर्स करा करके हमें भी प्राथमिक के लिए पात्र कर दीजिए। तो बीएड ही बीएड के अगेंस्ट में खड़ा हो जाएगा। तो यहां पर फिर मामले वहीं आएंगे कि आज ये बीएड वाले मांग कर रहे हैं कि इनको ब्रिज कोर्स करा करके इनको प्राथमिक में मान्य कर दिया जाए, पहले वाले भी मांग करने लगेंगे। साथ ही साथ यहां पर डीएलएड भी तो मांग करने लगेगा ना कि क्यों ना मुझे भी एक ब्रिज कोर्स करा करके टीजीटी पीजीटी के लिए पात्र कर दिया जाए। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपने जजमेंट में कड़ी टिप्पणी पहले ही कर रखी है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट के पेज नंबर 25 पर इसके बारे में मेंशन किया है। देखिए, केंद्र सरकार और एनसीटी ने जो बीएड को प्राथमिक में शामिल किया है वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए नहीं किया है, बल्कि इसलिए किया है कि किस प्रकार से बीएड को ज़्यादा से ज़्यादा जॉब के यानी नौकरी के अवसर प्रदान किए जाएं। यानी कि बीएड को प्राथमिक में शामिल करने के लिए पहले ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटी और केंद्र सरकार को फटकार लगा दी है कि आप केवल उनको जॉब देना चाहते हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात ही नहीं कर रहे हैं। तो अब जब 2018 से 2023 के मामले को लेकर के फिर से माननीय सुप्रीम कोर्ट में जाया जाता है कि आप एटलीस्ट इन बैंड के अभ्यर्थियों को अलाउ कर दीजिए ताकि जो गजट नोटिफिकेशन को देख करके बीएड में एडमिशन लिए थे कम से कम उनका हित हो जाए, उनका भला हो जाए। तो सबसे पहले यह समझना होगा कि इस पॉइंट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कौन कर सकता है या फिर ले कौन जा सकता है। देखिए, बीएड अपनी तरफ से नहीं ले जा सकता। क्यों? क्योंकि ये एक पॉलिसी बनाने का मैटर है, एक नियम बनाने का मैटर है। तो कोई भी बीएड का कैंडिडेट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ये आग्रह नहीं कर सकता कि आप पर्टिकुलर इस रेगुलेटरी बॉडी को आदेश दीजिए कि इस प्रकार का कानून बनाए। ये रेगुलेटरी बॉडी का अधिकार है कि वो क्या कानून बनाएगा या क्या नहीं कानून बनाएगा। वो कोई भी अभ्यर्थी रिक्वेस्ट नहीं कर सकता कि आप इस प्रकार का आदेश दे दीजिए। ठीक है, तो पहला तो बीएड कैंडिडेट इसके लिए पात्र नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते कि इस प्रकार के 2018 से लेकर के 2023 वाले मामले को लेकर के आप इस प्रकार का कोई अलाउ कर दीजिए। दूसरा, क्या केंद्र सरकार जा सकती है? देखिए, इस आरटी एक्ट 2023 के अंतर्गत जो कानून बनाने का अधिकार है वो केवल और केवल एनसीटी के पास है। तो केंद्र सरकार के भी रास्ते बंद है, एनसीटी जा सकती है। हाँ, एनसीटी जब अपना पक्ष रखेगी तो केंद्र सरकार से आंसर काउंटर फाइल करने के लिए बोला जाएगा, तब केंद्र सरकार अपना पक्ष रख सकती है। मतलब कि सबसे पहले एनसीटी को जाना होगा, उसके पीछे केंद्र सरकार आ सकती है और उसके पीछे बीएड कैंडिडेट अपने पक्ष को रखने आ सकते हैं। मतलब कि पहल किसको करनी होगी? एनसीटी को। अब आप खुद समझिए कि एनसीटी के अध्यक्ष जो कि मीडिया में स्टेटमेंट दे चुके हैं कि पेडागोजिकल अप्रोच जिसकी बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कर रहा है वो भी उस बातों को उन्होंने स्वीकार किया और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के आधार पर उन्होंने जो 4 स्टेजेस बताए हैं, फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी, उसके लिए साफ शब्दों में उन्होंने स्वीकार किया है कि सबकी शिक्षण विधा अलग अलग होती है। वही तो बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और उसी के आधार पर तो कैंसिल किया है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट में फिर से एनसीटी 2018 से 2023 के बीच के अभ्यर्थियों के लिए जाती है कि आप एटलीस्ट इनको अलाउ कर दीजिए, तो पहले तो एनसीटी को फटकार लगेगी कि फिर आपने 2018 में इस प्रकार का गजट नोटिफिकेशन लाया क्यों? आपने, जब आपको पता था कि सबकी शिक्षण विधा अलग है तो आपने लाया क्यों? आप इनको प्राइमरी में शामिल क्यों कराना चाहते हैं, ये पूछा जाएगा एनसीटी से। तो फिर एनसीटी ये जवाब देगी कि चूंकि ये प्राइमरी से बाहर हो रहे हैं तो इनके एक स्टेज के शिक्षक बनने के रास्ते बंद हो रहे हैं, इसलिए इनको अलाउ किया जाए। और चूंकि इस नोटिफिकेशन को देख करके बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक में शामिल हुए थे, इसलिए इनको अलाउ किया जाए, ये बोल सकती है एनसीटी। फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट ये पूछेगी कि क्या बीएड केवल प्राइमरी में अलाउ है, तो फिर एनसीटी बोलेगी नहीं, 6 से लेकर के 12 तक वो अलाउ हैं, यानी अपर प्राइमरी, टीजीटी और पीजीटी, इसके अलावा बीईओ, इसके अलावा बीएसए के पद, इसके अलावा एलटी ग्रेड, इन सभी में अलाउ हैं। तो फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पूछेगा कि फिर तो प्राइमरी के लिए पहले से आपने एक डीएलएड कोर्स बना रखा है, फिर ये बीएड को इसमें अलाउ करने की जरूरत क्या है? और वो भी आप कान उल्टा पकड़ रहे हैं। जब डीएलएड कोर्स फुल्ली ट्रेंड है, जिसको अलग से कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, आप इनको कोर्स करा करके फिर उस डीएलएड वाले अभ्यर्थियों का अधिकार का हनन करेंगे, फिर वो तो उसका अधिकार है, फिर आप इसमें जबरदस्ती क्यों ला रहे हैं?
तो फिर एनसीटी अपने जाल में खुद फंस जाएगी कि यही बात निकल करके आएगा कि बीएड को हम ज़्यादा से ज़्यादा मौका देना चाहते हैं जॉब के लिए, इसलिए हम अलाउ करना चाहते हैं, जिसके बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही अपने इस जजमेंट में टिप्पणी कर दिया है कि बीएड को सिर्फ नौकरी देने के लिए ही उन्होंने प्राथमिक में बीएड को अलाउ किया था। बाकी गुणवत्ता की बात नहीं है बीएड को शामिल करने की वजह से, सिर्फ और सिर्फ बीएड को नौकरी देने के लिए। और नौकरी को लेकर के अगर कोर्ट में एनसीटी जाता है तो निश्चित तौर पर उसकी ही फजीहत होगी और निश्चित तौर पर यह केस तुरंत खारिज हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद से डीएलएड अभ्यर्थी भी अपना पक्ष रखने के लिए वहां पर आईए दाखिल कर करके उपस्थित होंगे कि जब उनके अधिकार का हनन हो रहा है तो फिर वो भी मांग करने लगेंगे कि हमें भी एक ब्रिज कोर्स करा दीजिए, हमें भी टीजीटी पीजीटी में अलाउ कर दीजिए। इसके अलावा जॉब अपॉर्चुनिटी के मौके कम हैं, इसके संदर्भ में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कह सकता है कि ये तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि राज्य सरकार अगर वैकेंसी नहीं निकाल रही है तो इसमें जो डीएलएड कैंडिडेट हैं उनके सीटों को हम बीएड से क्यों भरें। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि बीएड के लिए जो पहले से डिफाइंड है एनसीटी की, जो 2010 में आरटी एक्ट के बाद से नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें साफ मेंशन किया गया कि बीएड के लिए प्राइमरी नहीं है, डीएलएड के लिए प्राइमरी है। तो अगर बीएड को प्राइमरी में शामिल किया जाता है तो साफ तौर पर इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी दूसरे का हक बीएड को दे रहे हैं, जिस पर पहले ही ऑब्जेक्शन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि ज़्यादा इनको जॉब के अवसर प्रदान करने के लिए ही केंद्र सरकार ने और एक तरीके से एनसीटी ने इनको बीएड को प्राथमिक में शामिल किया था और वैकेंसीज की संख्या कम है, इनके लिए ये तर्क दिया जा सकता है। तो इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कह सकता है कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है या फिर हमारा काम नहीं है, वैकेंसीज निकालना ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। तो सीधे तौर पर सब मामला राज्य सरकार पर आकर के टिक जाएगा कि अपर प्राइमरी में या फिर टीजीटी पीजीटी में वैकेंसी की संख्या कम आ रही है तो ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, ना कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। और अगर वैकेंसीज नहीं आ रही है तो उस कंडीशन में आप किसी दूसरे का हक नहीं ले सकते, ये पूरा मुद्दा हो सकता है। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।